यूक्रेन में बायो लैब पर चल रहा है। अब अमेरिकी संस्था जुडिशियल वॉच की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे को लेकर खबर, ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों से सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। पेंटागन के दस्तावेजों पर बुरी तरह से क्या अमेरिकी सरकार फंस गई है? बायो लैब के दावों को क्या अमेरिका अब खारिज कर रहा है? अब सबसे पहले TV9 ने दिखाई थी अमेरिकी बायो लैब की खबर। अब यूक्रेन में एंथ्रेक्स बायो लैब की फंडिंग को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके तहत आज ये खबर बड़ी है। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले जानकारी दी थी। मार्च 2022 में ही TV9 भारतवर्ष ने यह खबर दिखाई थी, जिसको लेकर अब दस्तावेजों के आधार पर हो रहे हैं बड़े खुलासे। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मॉस्को से मनीष झा हमारे साथ है, यूक्रेन से हमारे सहयोगी आशीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से अमेरिका को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं? और थोड़ी देर पहले आपने बताया रूस किस रणनीति के तहत अब युद्ध के इस मैदान में आगे अपनी असली ताकत दिखाएगा। बिल्कुल सुरभि, देखिए मार्च के महीने में जब TV9 ने ये खबर दिखाई थी कि अमेरिका यूक्रेन में एंथ्रेक्स लैब को एक बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत भारी फंडिंग कर रहा है, तो तब सबके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अमेरिकी की तरफ से पहले ये कहे गए कि ये रूसी प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन अब अमेरिका की एक सबसे बड़ी संस्था जुडिशियल वॉच को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से 400 पन्ने करीब दस्तावेज के तौर पर दिए गए हैं और उन दस्तावेजों से वो बात साबित हो गई है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी इन खबरों को इनकार नहीं कर पाई थी। तो अब आप सोचिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए और अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है, जब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के 400 पन्ने के दस्तावेज खुद अमेरिका की एक बड़ी संस्था लेकर दुनिया के सामने में है कि ये देखिए, ये है अमेरिका का असली चेहरा, जो यूक्रेन में बायो लैब बना रहा था, जो यूक्रेन में एंथ्रेक्स लैब के जरिए प्रयोग कर रहा था, और इसके लिए 2018-19 में $11 मिलियन से अधिक की अमेरिका से फंडिंग हुई थी। और वो सारे दस्तावेज किसी और ने नहीं, अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। और इसके खुलासे के बाद आप समझ सकते हैं। लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेवा सर, क्या यूक्रेन में जो बायो लैब तैयार किया जा रहा था अमेरिका की ओर से, उसका मकसद इस युद्ध में बायो वेपन का इस्तेमाल करना है? मेरे विचार से ऑनेस्टली नहीं। देखिए, अमेरिका मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल रिसर्च फंड करता है। चाइना में भी वुहान में उस लैब में कुछ कर रहे थे कोलैबोरेशन, राइट? तो इन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेफिनेटली इस बायोलॉजिकल वेपन्स या इस तरह की चीजों को डेवलप करना। परंतु जैसे भी अमाउंट है $11 मिलियन, $11 मिलियन में क्या कर लोगे? 10 साइंटिस्ट की तनख्वाह बनती है और थोड़ा सा लैब का इक्विपमेंट बनता है। लेकिन सवाल ये, यूक्रेन में जहां युद्ध चल रहा है वहां पर बायो लैब बनाने की जरूरत अभी क्या थी अमेरिका? नहीं, ये अभी नहीं, ये पहले से चल रही है। बायो लैब की जो खबर है ना, पहले से चल रही है। तो ठीक है, यूक्रेनियन में साइंटिस्ट अच्छे हैं, सस्ते में काम करते हैं, तो इस तरह के अमेरिका के लैब जहां फंडिंग हो रही है कम से कम 50 देशों में हो रही होगी, इजराइल में हो रही होगी, जर्मनी में हो रही हो सकता है इंडिया में भी हो रही हो। ठीक है सर, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। मनीष और आशीष दोनों हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, यूक्रेन में हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। कीव समेत कुछ शहरों में यूक्रेन की गलती से मिसाइल गिरी थी। कीव, डोनेस्क और क्रामाटोर्स्क में मिसाइल गिरी थी। नासैम्स और हाम से फायर की गई थी ये मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को नासैम्स और हाम दिया है। लगातार अमेरिका की ओर से अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, और इसके बारे में और डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो आप देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखाई दे किस तरीके से हाल फिलहाल में कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर हमले तेज कर दिए गए। रशिया की तरफ से तमाम मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। लेकिन अब ये बात सामने आ रही कि जो नासैम्स है और जो हाम है, जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके जरिए जो लगातार उन तमाम हमलों को झेला जा रहा है जो रशिया की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं, वही मिसाइलें आकर गिर गई थी। तो वॉर जोन में भस्मासुर, इसको समझने की कोशिश करिए। यूक्रेनी फौज के अपने ही लोगों पर हमला करने का दावा है और उसको बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से हमला हो रहा है। कीव में रिहायशी इलाकों पर यूक्रेनी मिसाइल से हमले का दावा, कुछ ऐसे ही आपको याद होगा पोलैंड में भी कुछ दिन पहले ही हुआ था। डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क में भी ज़ेलेंस्की ने ही करवाया था हमला। इस बात का भी दावा किया गया कई जगहों पर
गिरी मिसाइल नैसैम से दागी गई थी, जो कि एंटी डिफेंस के तौर पर दिया गया। नैसैम्स एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम यूक्रेन को कहां से मिला है? ये मिला है अमेरिका से। कई जगह AGM-88B यानी जिसको हार्म भी कहा जाता है, इसके भी हमले के सबूत मिले हैं। AGM की अगर खासियत की बात की जाए तो हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भी अमेरिका से ही मिला है। और भी कुछ खास बातें आप जान लीजिए। यूक्रेन के गुनाह के जो सबूत है वो किस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, ये जरा आप देखिए। कैसे कैसे कीव में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, नैसैम से निकली मिसाइल के सबूत। तो ये आपको जगह बता रहे हैं और कैसे क्या हुआ। डोनेस्क में मिसाइल गिरी, वहां पर तबाही सामने आई, लेकिन वहां पर कैसे हुआ ये भी आप देखिए। यहां पर आपके पास है AGM हार्म के जो टुकड़े हैं वो मिले, यानी सबूत मिले कि कैसे यूक्रेन का ही हमला हुआ, जो मिला है कहां से? अमेरिका से। इसके बाद जगह कौन सी है? क्रामाटोर्स्क की रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ और यहां पर सबूत के तौर पर क्या सामने आया? AGM-88B हार्म के सबूत निकलकर सामने आया। शाम सर, मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए आप कि जो एक हमने देखा कैसे पोलैंड को लेकर भी वो जल्दबाजी थी, ये वो डेलिब्रेट तरीके से बयान दिया गया था ताकि नाटो को रशिया के खिलाफ भड़काया जाए, क्या वही स्ट्रेटेजी अपने लोगों के ऊपर ही मिसाइल गिराकर, अपने लोगों को ही मार करके उस स्ट्रेटेजी को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं क्या इसके जरिए जेलेंस्की? देखिए, ये बिल्कुल एकदम सही नहीं है ये कहना कि ये अपने लोगों को मार रहे हैं। देखिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये बात मैंने पहले पिछली बार भी कही थी और अभी कह रहा हूं और यही क्वेश्चन अभी आ रहा है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल की रेंज 500 से 1000 किलोमीटर है और रशिया ने कभी भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल एक्सेप्ट 2-3 टाइम्स शुरू में वो लीव के पास उन्होंने डाला था। वेस्टर्न एरिया में वो अटैक नहीं कर रहे, टैक्टिकल एरिया में अटैक करते हैं। और ये मिसाइल्स की अटैक नहीं होती, ये आर्टिलरी की अटैक होती है। और कीव पे जितनी भी अटैक्स हुई हैं वो सब वो शहीद जो उनका ड्रोन है उससे वो अटैक करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मिलिट्री फैसिलिटीज के लिए टारगेटिंग बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसलिए आप समझिए कि ये एयर डिफेंस मिसाइल जो है आखिर फायर करेंगे ना। श्याम कुमार जी, क्या असली भस्मासुर यूक्रेन है? हम सवाल इस पर करेंगे आपसे, मैं इस पर भी कमेंट लूंगी आपसे। लेकिन TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इस वक्त यूक्रेन के हालात आपको बता रहा है। ताबड़तोड़ अटैक हो चुके हैं। हमारे साथ आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन में जो अभी कुछ दिन अभी जो हाल ही में अटैक्स हुए कीव पर, एक तरह से कीव को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। आशीष हमें बताने वाले हैं कि इस वक्त कीव का जो सूरत हाल है, जो तबाही का मंजर है, वो क्या है। आशीष, क्या देख पा रहे हैं आप यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कितनी तबाही मचाई है रूस ने? जी भी कल मैं यहाँ पर कीव जब पहुँचा था निधि, तो मुझे लग रहा था कि चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, पावर होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं। लेकिन ये सही बात थी, जब तक मैंने कीव एंटर किया तब तक ये था। यानी कि लगभग 24 घंटे बाद जब बमबारी की गई थी, रॉकेट्स मिसाइल्स फायर किए गए थे कीव पर रशिया की तरफ से, उसके 24 घंटे बाद तक असर था। लेकिन अब उसके बाद असर कम होना शुरू हो गया है। 2 वजह हैं। पहला, 9 महीनों का रेजिलियंस आ गया है लोगों में, उन्हें इस बात की आदत हो गई है, उन्हें समझ में आ गया है किस तरह से रहा जाता है। दूसरी बात, देखिए जो यूक्रेन एर्गो मेन जो पावर कंपनी है जानकारी के साथ जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सीख लिया है। बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, और पर उन तस्वीरों में कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि यूक्रेन एर्गो के जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि जब भी रॉकेट्स मारे जाते हैं उन्होंने बैकअप इक्विपमेंट्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग है, मेरे कैमरामैन कपिल आपको दिखाएंगे। आम आपको ट्रैफिक दिखाई देगा, कई लोग यहाँ पर सुबह यहाँ पे इस समय पर होता है, चर्या होती है, उसके लिए लोग निकल रहे हैं। 2 चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी रखी गई है। मेरे ठीक पीछे जो रास्ता है वो प्रेसिडेंशियल लोकेशन की तरफ जाता है, जेलेंस्की की तरफ। ये देखिए, ये इस तरह के पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कि कीव पर कभी भी अटैक हो तो उसे किस तरह से रोका जा सके। आशीष, आपके पास लौटूंगी, आपका कैमरा फ्रीज हो रहा है। हम मनीष के पास चलते हैं, रूस से हमारे साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आशीष जो बता रहे हैं रियलिटी कीव की, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। तो जरा बताइए कि आखिर ये कौन सी स्ट्रैटेजी इस बार पुतिन की है? क्या वो विंटर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं? विंटर्स अब आ भी चुके हैं वहां पर, उनको लग रहा है कि विंटर्स ही एकमात्र ऐसा मौसम होगा जब जेलेंस्की खुद ही अपने घुटने टेक देंगे, ये संभावना नजर आती है?
देखिए, ये बात तो तय है कि यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है, क्योंकि 9 महीने से लगातार वहाँ बम और मिसाइल गिर रहे हैं और उसकी वजह से वो तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि 9 महीने तक लड़ते लड़ते अब यूक्रेन में भी एक खास किस्म का रेजिलेंस आया है और उसका परिणाम ये आपको दिखने में मिलता है कि मिसाइलें गिरती है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनता है, बिजली चली जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद उसे रिस्टोर कर दिया जाता है। बीच में पश्चिमी देशों की तरफ से भी जो वित्तीय मदद मिली है या फिर जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स मिले हैं, तो उसके जरिए जल्दी से जल्दी उन बिजली संयंत्रों को ठीक कर लिया जाता है। तो लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इन सब के बाद भी कम से कम आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और सर्दियों में ये और अधिक बदतर होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की से लेकर यूक्रेन के तमाम अथॉरिटी कह रहे हैं कि वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही बिजली दे सकते हैं। रही बात लोगों के रहने का, तो आपको याद है कि डोनेट्स्क में जब मैं गया तो देखिए 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा था। मैंने भी रहना शुरू कर दिया था वहाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेट्स्क में सब कुछ ठीक है। डोनेट्स्क में या डोनबास में या यूक्रेन में हालात बहुत खराब है। हम उस ग्राउंड रियलिटी को लेकर लगातार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिर किस रणनीति के तहत अब रूस बढ़ रहा है। आशीष, मेरा सवाल आपसे, इस बात को लेकर कल से हम चर्चा कर रहे हैं, बर्फबारी में हो रही बमबारी बहुत असर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब तो मनीष ने भी ये खबर कंफर्म कर दी, जहां संकेत रूस दे चुका है कि इस बर्फबारी में भी अटैक और तेज होंगे। किस स्ट्रैटेजी पर यूक्रेन इसको लेकर अब काम कर रहा है? नो डाउट विंटर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और क्रिटिकल फेज है। अगले 3 महीने कितना ज्यादा नुकसान रशिया पहुंचा सकता है यूक्रेन को, उसको एम्पलीफाई करके उसका कई गुना नुकसान यूक्रेन को ऑन ग्राउंड होगा। देखिए, अगर आप मार्च में, अप्रैल में अगर एक रॉकेट मिसाइल मार दें पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो लोग उसे संभाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आप दिसंबर, जनवरी या नवंबर के एंड में अगर आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो टेलीफोन नेटवर्क से लेकर काफ़ी कुछ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बिना पानी तक सप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से तैयारी यूक्रेन में की गई है कि वो तैयार हो गए, उन्हें पता है कि रशिया की तरफ से विंटर्स में बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे, वो मॉल्स पर नहीं होंगे, वो होटल्स पर नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल्स पर नहीं होंगे, वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, सिविलियन स्ट्रक्चर्स पर नहीं होंगे, लेकिन पावर पर होगा, ताकि जल्द से जल्द जेलेंस्की घुटने टेके। यूक्रेनियंस का जो फायर पावर है, जो उनके रेजिलियंस है, वो कम हो, और इसीलिए यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा मुझे, इनफैक्ट मैं कई लोगों से देख रहा था, इनफैक्ट व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन में एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसका प्रतीक है कि ये कितने तैयार हैं। इन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगर कीव पर किसी तरह का अटैक हो तो फिर वो किस तरह से इसे डील करेंगे। लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना दिसंबर जनवरी में ये की स्ट्रैटेजी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और यहाँ पर उसको लेकर तैयारियां उतनी ही दिख रही है। देखिए, वेस्ट से जो होप मांगी जा रही है, हम अधिकतर खबरें दिखाते हैं, हाइमार्स आ गए, नैसैम्स आ गए, ये मैनपैड्स आ गए, जेवलिन आ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जनरेटर्स, और वो हज़ारों की तादाद में यूरोपीय यूनियन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो भी तैयार हैं, उन्हें भी पता है रशिया की तरफ से क्या किया जाएगा और उसका सोल्यूशन क्या है, जिसका सोल्यूशन का असर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरी तरफ कैमरामैन पैन करके आपको दिखाएंगे, बर्फबारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई है और अभी केवल नवंबर के एंड में है, लेकिन आपको ट्रैफिक भी नॉर्मल दिखाई देगा। और ये सुबह का ट्रैफिक है, ये कोई 8 बजे या 9 बजे का नहीं है। अब यहाँ पर 6:30 7 बज रहे हैं, यहाँ पर अभी ऑफिस आवर्स शुरू भी नहीं हुए हैं। कल मैं जब यहाँ पर मॉल्स में गया, उतनी ही आपको लगभग भीड़ दिखाई दे रही थी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर तुलना के हिसाब से करें, जितनी आपको नोएडा के एक डीएलएफ मॉल में या फिर मुंबई के किसी मॉल में एक फूड कोर्ट में दिखाई देगी, जहां पर सीट के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो ये लोगों की रेजिलियंस दिखाता है यहाँ पर कि किस तरह से अटैक्स के बावजूद वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, उन्हें पता है। और उसी तैयारी पर है TV9 भारतवर्ष की नजर। आशीष, मनीष ने भी तमाम एक्सक्लूसिव इनपुट हमें दिए हैं कि युद्ध के इस हालात में कैसी रणनीति अब अपनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर भी है, जहां पुतिन के करीबी प्योत्र टोल्स्टॉय की यूक्रेन को ये बड़ी धमकी, जहां यूक्रेन को 18वीं सदी में भेज दिया जाएगा। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए एनर्जी प्लांट पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। ताबड़तोड़ हमला कर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा बर्बाद।
जी हाँ, तो नेक्स्ट टारगेट जो है पुतिन का वो यही है कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, इसीलिए लगातार जो है वो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। पुतिन के एक करीबी ने एक धमकी दी है, उसके मायने क्या है? दरअसल TV9 भारतवर्ष के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो विंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं ज़ेलेंस्की के लिए, और उस समय रूस जो है वो अग्रेसिव अटैक भी करेगा। अभी भी वक्त है ज़ेलेंस्की के संभलने का, लेकिन ये भी सबको पता है कि ज़ेलेंस्की मानने वाले नहीं है। ज़ेलेंस्की से जब इस बारे में बात की गई तो ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि 5 शर्तें हमारी है, जब तक वो शर्तें नहीं मानते हैं पुतिन तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखने वाले हैं कि आखिर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं पुतिन। ये किसने कहा है? पुतिन के बेहद करीबी हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि आप पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम ठिकाने नष्ट करने की अब स्ट्रेटजी पर रूस काम कर रहा है। अहम ठिकाने तबाह होने पर कई साल पीछे चला जाएगा यूक्रेन। जाहिर बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेटेड अगर अटैक होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने में यूक्रेन को लग सकते हैं काफी साल। बिजली पानी संकट से जूझ रहे लोग पलायन को मजबूर होंगे। इस वक्त जो क्राइसिस है यूक्रेन में, जिसमें बिजली और पानी का संकट है, इस वजह से मजबूर हैं यूक्रेन में बचे कुछ लोग अपना देश छोड़ने के लिए। शरदेंदु सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हमने देखा कि रूस जहां यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन की मदद से यूक्रेन भी पूरी तरह से उन हमलों के लिए तैयार बैठा है। क्या पुतिन की रणनीति काम आएगी यूक्रेन के लिए कि इस बार के विंटर में एनर्जी क्राइसिस से यूक्रेन तबाह बर्बाद हो जाएगा और ज़ेलेंस्की वो 5 शर्तें जो रख रहे हैं वो भी भूल जाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि रशिया का जो ये एक्शन ये बहुत सूझी समझी रणनीति के तहत है। विंटर्स में बुलेट से ज़्यादा पावर सेक्टर इफेक्ट करता है सोल्जर्स को और आम नागरिक को, और अगर पावर सेक्टर आपने हिट किया और उनका ग्रिड सिस्टम को फेल कर दिया तो आम नागरिक उसमें असुविधा में आ जाएगा। और वहाँ की विंटर्स बहुत सीवियर है, -20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आपका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जनरेटर उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। आपको कन्वेंशनली आपका जो फ्यूल सिस्टम है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो पावर सप्लाई, उसको रिस्टोर करना ही पड़ेगा अगर आप ये युद्ध जीतना चाहते हैं या युद्ध में बने रहना चाहते हैं। लिहाजा रशिया का जो ये टारगेटिंग है बहुत ही सूझे समझे रणनीति के तहत, और वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन यूक्रेन को रविंदर सर कौन बचाएगा, कैसे? कहना मुश्किल है यूक्रेन कौन बचाएगा। बट क्विक बुलेट पॉइंट्स। अभी ये जो एनर्जी क्राइसिस होगा यूक्रेन में, इसका आपने मेंशन किया है पलायन। यूरोप में रेफ्यूजीज और आएंगे। यूरोप में ऑलरेडी 7 मिलियन है। यहाँ पे श्याम कुमार जी भी बोलना चाह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए एक सेंटेंस। तो यूरोप में ये और आएंगे, राइट। यूरोपियन सरकारों को इनको सपोर्ट के लिए खर्चा करना है। उधर यूरोपियन गवर्नमेंट्स डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं। जर्मनी 50 बिलियन से 100 बिलियन जा रहा है। यूरोप स्ट्रेच होगा, यूरोप में पब्लिक डिस्कंटेंट होगा। ये ऑब्जेक्टिव है पुतिन का। सरकारें पलटेंगी शायद। जनरेटर ऑफ होप की जो मदद पहुंचाने में भी यूरोपियन यूनियन लेट हो गए हैं क्या? बहुत पहले से ये होप दे देनी चाहिए थी। इसमें एग्जैक्टली क्विक पॉइंट, यस, जनरेटर्स ऑफ होप जो ये यूरो सिटीज का कंसोर्शियम भेज रहा है। देखिए, 2 पार्ट्स, एक तो सिविलियन है, दूसरा आर्मी है। यूक्रेन जंग के बीच रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने बड़ा दावा किया है, पुतिन को सत्ता में रहने के लिए करना पड़ेगा कड़ा संघर्ष। यूक्रेन में रूस की जीतने की कोई संभावना नहीं है। रूसी विरोधियों का एक समूह जल्द सत्ता संघर्ष में शामिल होगा। अब युद्ध के इस हालात में यहाँ ज़ेलेंस्की आते हैं, साफ कहते हैं कि जब तक पुतिन है तब तक बातचीत संभव नहीं है। युद्ध के इस हालात में ज़ेलेंस्की शर्तें रखने की भी हिम्मत करते हैं, लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की को भी नाराजगी जरूर मोल लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की की जिद है जिसकी वजह से अभी तक युद्ध के इस हालात में बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। स्पेक्युलेशंस दुनिया भर में युद्ध के हालात में चर्चा जरूर होती है, लेकिन अब आपके सामने रिटायर्ड अमेरिकी जनरल की तरफ से किया जा रहा वो दावा, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर जान लीजिए कि आखिर क्या कहा गया है और किस आधार पर हो रहे हैं ये दावे। पहला बड़ा पॉइंट, पुतिन को लेकर रिटायर्ड अमेरिकी जनरल होजिस का ये बड़ा दावा, जिसमें दावे के तहत वो कह रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए पुतिन को 6 महीने तक और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात, 6 महीने में यह साफ हो जाएगा कि रूस का यूक्रेन पर हमला क्या ये सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है। तीसरी बड़ी बात, रूस की हार हुई तो ये पुतिन के लिए एक सबसे बड़ा अपमान साबित होती है। और पुतिन को लेकर ज़ेलेंस्की के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके तहत कहा गया कि जंग में रूसी फौज के पिछड़ने से पुतिन डर गए हैं। रविंदर सर, क्या पुतिन डर जाएंगे या डर गए? नहीं, डरे नहीं है, बट डेफिनेटली पुतिन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट। अगले 6-9 महीने में अगर ये वॉर ठीक नहीं गई तो क्या हो सकता है, इन्हीं के आसपास के जनरल कहेंगे कि पुतिन लीडर सही नहीं है, इसे हटाओ, वॉर को और तेज करो, तब आएगा न्यूक्लियर खतरे का एक और पॉसिबिलिटी।
क्योंकि देखिए रशियन जो एलीट है, जो सारे पावर में इस समय, वो सब इसी विचार के नेशनलिस्ट, उनके हिसाब से जो यूक्रेन को मानते हैं अपना दुश्मन, जो ये कहते हैं कि चर्च, ये होली वॉर बनी हुई है बाय द वे बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। प्रोफेसर सतीश, आपका रिएक्शन क्या? अब आने वाले समय में पुतिन की ये जो स्ट्रेटेजी है वो काम आएगी? क्योंकि अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी लीडरशिप पर, यूक्रेन पर किए हमले को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, बहुत किरकिरी हो चुकी है। नहीं, किरकिरी हो चुकी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2000 से लेकर 2022 तक 22 सालों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में पुतिन सत्ता में है, और आर्थिक और सैनिक रूप से इन 22 सालों में रूस आगे बढ़ा है। ये ठीक है कि जिस मझधार में वो फंसे हुए हैं उससे किरकिरी भी हुई है, लेकिन इतनी आसानी से इतना बड़ा देश जो नेपोलियन और भाई हिटलर को चुनौती दे चुका हो, वो इतनी जल्दी से हार मान लेगा और हार जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर भस्मासुर की हम इंगित करें तो अमेरिका है, अमेरिका किसी देश को पहले यूज करता है फिर मिसयूज करता है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, जो भस्मासुर है वो इस वक्त जिस पोजीशन पर अमेरिका है वो ही भस्मासुर है, ये आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब।